जब भी आप बंदूक, बारूद और तोप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में विदेशी आक्रांताओं और फॉरेनर्स की छवि तो जरूर बनती होगी और आपको कहीं न कहीं ये जरूर लगता होगा कि अगर फॉरेनर्स नहीं होते तो हमें तोप, बंदूक और बारूद जैसी चीजें कभी भी नहीं मिलती। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि बंदूक, बारूद और तोप जैसे कंसेप्ट भारत में पहले से मौजूद थे, इवन भारत से ही ये विदेश तक पहुंचे हैं। आइए थोड़ा बारूद बनाने के इतिहास के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या भारतीय लिटरेचर में भी इन चीजों का उल्लेख मिलता है। बारूद का आविष्कार यूरोप के 13वीं शताब्दी में बर्थोलट शॉर्टस के नाम से जाना जाता है। वे गन पाउडर के रूप में बारूद का उपयोग करते थे, लेकिन इनसे भी पहले चीन के ग्रंथों में बारूद बनाने की विधि मिलती है। ये लोग गंधक, सीसा, कोयला आदि से बारूद बनाते थे। ये चीनी ग्रंथ लगभग 1000 या 960 ईस्वी के आसपास के होंगे, यानी कि बारूद के आविष्कार के संदर्भ में आज जिनको क्रेडिट दिया जाता है उनसे पहले ही बारूद बनाने की विधि चीनी ग्रंथों में या फिर किसी दूसरे संदर्भ में मिल जाती है। लेकिन अगर हम और पीछे जाएं तो भारतीय वैदिक सभ्यता में भी बारूद के बारे में कई तरह के मंत्र, श्लोक और सूत्र मिलते हैं। भारतीय ग्रंथों में सबसे पहले हम बात करते हैं अथर्ववेद के ऊपर, जिसके इस मंत्र में बारूद बनाने के बारे में काफी डिटेल मिलती है। इस मंत्र के अर्थ पे यदि गौर करें तो पता चलता है कि वरुण देव और अग्निदेव का उल्लेख करते हुए इस मंत्र में बताया गया है कि सीसा मनुष्य की आत्मरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और कहा गया है कि इस सीसे से हम मनुष्यों की रक्षा करते हुए असुरों का नाश कर सकते हैं। लेकिन अब आप स्क्रीन पे जो फ्रेज देख रहे हैं, अथर्ववेद के इस मंत्र में कहा गया है कि दुष्टों का नाश करने के लिए आप सीसे की गोली का इस्तेमाल करें। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज आप जिसे बुलेट कहते हैं उसी की बात अथर्ववेद के इस आदेश में हो रही है, क्योंकि शीशे की गोली से मारने का मतलब सीधा सीधा यही है कि उस समय बुलेट जैसा कोई न कोई कॉन्सेप्ट था जो कि वैदिक लोग इस्तेमाल करते थे दुष्टों का नाश करने के लिए। वहीं अगर बात करें बंदूक और तोप को उस समय क्या कहते होंगे तो हमें पता चलता है शुक्र नीति नामक एक ग्रंथ को पढ़कर। जी हाँ, शुक्र नीति नामक एक ग्रंथ में बंदूक को नालिका और तोप को बृहन नालिका जैसे शब्दों के साथ संबोधित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बुलेट जैसे कंसेप्ट के साथ में बंदूक और तोप जैसा भी कंसेप्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स में सीधा सीधा मिलता है। अब यह तो सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि वैदिक काल में बंदूक, बारूद और तोप जैसे कंसेप्ट तो जरूर थे, जो कि अथर्ववेद, शुक्र नीति और चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी उल्लेखित है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वैदिक काल की बंदूक और तोप काम कैसे करती होगी, तो आइए जानते हैं वैदिक काल की तोप और बंदूक के पीछे के मैकेनिज्म को। शुक्र नीति के अनुसार बृहन नालिका और क्षुद्र नालिका दो भेद की बंदूकें होती थी। इनमें तिर्यक नाल, ऊर्ध्व छिद्र और मूल नाल 5 बालिश्त होते थे। लक्ष्य वेद के हिसाब से भी ये 2 प्रकार की होती थी, जिनमें मूल लक्ष्य भेदी और अग्र लक्ष्य भेदी होते थे। अचूक निशाना साधने के लिए इनमें एक तिल बिंदु यानी कि टारगेट सेटिंग का भी सिस्टम होता था और इस यंत्र को चलाने के लिए इसमें दाव चूर्ण यानी कि बारूद भी भरा जाता था। ये ऊपर से एक हाई फॉर्म की दृढ़ काष्ठ से बनी होती थी। इस नलिका में एक दृढ़ शालाका भी होती थी जो बारूद के नियंत्रण के लिए होती थी। इस लघु नालिका को चलाने के लिए सवार और पैदल दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती थी। बृहन नालिका को हम आज के परिप्रेक्ष्य में तोप कह सकते हैं। जितना बड़ा गोला इस तोप में दागना होता था या फिर जितना गोला इतनी दूरी पर फेंकना है, उसी हिसाब से मोटी त्वचा वाली और भीतर बड़ी पोह वाली बृहन नालिका बनाई जाती थी। यह विजय दिलाने वाली तोप शकट पर चलती थी। यह सब संस्कृत में शुक्र नीति में कुछ इस तरीके से उल्लेखित है। इसी कड़ी में आकाश भैरव कल्प नाम के ग्रंथ में भी अग्नि कीड़ाओं और बंदूकों का उल्लेख है। इस ग्रंथ में बाण वृक्षों का निर्देश है जो कि बांस के बने पिंजरे में होते थे, जिन पर अग्नि बाण अंतरिक्ष में छोड़े जाते थे। यानी कि आज आप जिसे आतिशबाजी के नाम से जानते हैं वो इन स्क्रिप्चर्स में पहले से ही मेंशन्ड है। इन पिंजरों पर भी ऐसी अग्नि बाणों की बरसात होती थी कि प्रतीत होता था जैसे बहुत ही भयंकर चिंगारियां निकल रही है, जो कि चामर के तुल्य मालूम होती थी। इन बाणों के छूटने पर अंत में एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी निकलती थी। अब अग्नि बाणों की बरसात और आतिशबाजियों से तो यही सिद्ध होता है कि आर्यों के पास बारूद के अच्छे एप्लीकेशन थे और उन्हें बारूद का इस्तेमाल करना भली भांति आता था। और इसी तरह की आतिशबाजियों और बारूद के एप्लीकेशन का उल्लेख एक कौतुक चिंतामणि नाम के ग्रंथ में भी भली भांति मिल जाता है।
और इसी कड़ी में अगर वर्मीथा और बारबोसा जैसे विदेशी यात्री जो कि भारत घूमने आया करते थे, उनके यात्रा वृतांतों को पढ़ें तो मालूम पड़ता है कि 15वीं और 14वीं सदी के आसपास यहाँ पर आतिशबाजी प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती थी। विजयनगर और गुजरात जैसे स्थानों को यदि देखें तो इनके यात्रा वृत्तांतों में उल्लेखित दृश्यों में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की आतिशबाजी और अग्नि बाणों की बरसात देखी जा सकती है। यानी कि 15वीं और 14वीं शताब्दी में यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य होता था आतिशबाजियों और अग्नि बाणों का। यानी कि पर्वों और अनेक युद्ध कलाओं में यहाँ पर अग्नि बाणों का प्रदर्शन किया जाता था, जिससे ये सिद्ध होता है कि यदि 10वीं 12वीं शताब्दी के आसपास भारत में ऐसे मनोरम दृश्य और अच्छी क्वालिटी की आर्चरी देखी जाती थी, तो महाभारत और रामायण में परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जैसी टेक्नोलॉजी का होना कहाँ तक अतिशयोक्ति है। आखिर इतनी प्राचीन वैदिक सभ्यताओं में टेक्नोलॉजी और ऋषि मुनियों के ज्ञान का प्रसारण काफी वैश्विक लेवल पर था।